अब लास्ट क्लास में हमने जो रिएक्शन छोड़ा था एक की शिफ्ट्स को लेके कि इसको अगली क्लास से शुरू करेंगे, वहाँ से पकड़ते हैं हम। ठीक है, चलिए अब शिफ्ट्स इन कार्बोकैटायन अगर मैं बात करूँ, ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं आ रहा है टॉपिक, ये इस चैप्टर का है इसीलिए आ रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने इतनी बात की थी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, पहले टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी, कुछ प्राइमरी। कुछ ने ज़रूर घर जाके शायद या आज आने से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखा हो। दिस इज़ राइट टाइम, इवन आज भी देख सकते हो कि ऐसे कैसे 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बन गई वगैरह वगैरह। तब मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, अगर कहीं प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, उसको बना के रखने में बहुत एनर्जी लग जाएगी मेरी, उसको बना के रखने में बहुत खर्चा होगा, नेचर वो अलाउ नहीं करेगा। तो क्या करेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, कहीं बना जैसे कि यहाँ बना, उसके ऊपर बना के रखने में, उसको रोकने में बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत एनर्जी लग रही है। तो वो क्या करेगा, लेट मी चेक क्या मेरा सेकेंडरी हो सकता है, तो मैं शिफ्ट करके सेकेंडरी में आ जाऊं। सेकेंडरी वाला सोचेगा लेट मी चेक कहीं टर्शरी हो सकता है, तो मैं शिफ्ट करके वो कर लूं। आज मैं रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं लूंगी, अगली क्लास में पहली 2 स्लाइड्स पर रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो उस हिसाब से मेरे को बहाना मिल गया शिफ्ट्स लेने का एक बार और, जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पिछले साल +1 में लिया गया था। अगर कहीं पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, पिछली पूरी क्लास में वही रिएक्शन किया है। प्राइमरी कार्बोकैटायन इज वेरी लेस स्टेबल, डिमांड हाई एनर्जी। ये अपने अड़ोस पड़ोस में देखेगा कुछ है, सबसे इजीली इसको यहाँ पर क्या देख रहा है, 2-2 हाइड्राइड है। ये किसको अपनी तरफ पुल करेगा, हाइड्राइड को, पूरे बॉन्ड के साथ आ जा, क्योंकि H पूरे बॉन्ड यानी पूरे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा है, किसी एक का इलेक्ट्रॉन बोरो करके या छीन के आ रहा है, तो इसको मैंने हाइड्राइड बोला। अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता तो क्या बोलती, प्रोटॉन। अपना भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता तो मैं कहती प्रोटॉन शिफ्ट है। तो ये प्रोटॉन शिफ्ट नहीं है, ये कौन सी शिफ्ट है, हाइड्राइड शिफ्ट। पूरा आइड लेके आ रहा है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, नेगेटिव चार्ज, नाइट्राइड, ये जो है नेगेटिव चार्ज के लिए सफिक्स होता है आइड। तो ये पूरा बॉन्ड लेके आ रहा है अपनी तरफ, इट इज हाइड्राइड शिफ्ट। तो जब ये हाइड्राइड शिफ्ट इधर आया, खासकर वो लोग जिन्होंने हाइड्रोकार्बन लास्ट ईयर अच्छे से नहीं किया, ये उनके लिए, बाकियों को आता है। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके इधर आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, CH2 का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी। जब उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी, ये कार्बन तो मस्त हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पे गया, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज गया इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे, ये कार्बन क्या है, टर्शरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज वे मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो एटलीस्ट कुछ तो इसने नेचर की मर्जी करनी थी, शिफ्ट हो गया। अब फिर देखूंगी मैं क्या आसपास कुछ और है जिससे शिफ्ट करके मैं फिर टर्शरी में कन्वर्ट हो सकूं। सेकेंडरी में कन्वर्ट होने का शौक नहीं, क्योंकि आ गया। प्राइमरी में ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है आसपास जो इसको टर्शरी बना सके, यहाँ रुकेगा। और लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में बोलूंगी, इसके बाद इस चैप्टर में आप इसको Br नेगेटिव दे रहे हो तो Br नेगेटिव इस पे जुड़ जाएगा। अगला चैप्टर एल्कोहल, आप OH नेगेटिव दोगे तो OH नेगेटिव जुड़ जाएगा, रेस्ट इज सेम। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने होंगे। लेकिन अब मेरे पास हाइड्राइड शिफ्ट आया है, तो मेरे को मौका मिल गया है मैं तीनों शिफ्ट एक साथ दोबारा बात करूं। मिथाइल शिफ्ट, फिर से देखिए बच्चों, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन, अगेन वेरी लेस स्टेबल। इसको क्या चाहिए, शिफ्ट ढूंढेगा। पड़ोसी कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था, तो मजबूरी में ये क्या मांगेगा, पूरा मिथाइल दे दो। बट मेरे को प्राइमरी नहीं रहना, पूरा मिथाइल दे दीजिए। तो जब ये पूरा मिथाइल इसको दिया तो क्या आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे कार्बन पे जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी। तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनते ही बढ़िया स्टेबल। अब आगे आपका Cl नेगेटिव ने अटैक करना है, OH नेगेटिव ने अटैक करना है, किसी भी नेगेटिव ने अटैक करना है, नेगेटिव माने न्यूक्लियोफाइल, वो जाके टर्शरी पे लग जाएगा, मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था। मेरा सवाल अब आप लोगों से है, गिवन अ चॉइस दोनों हो, अगर मैं पूरा बनाना नहीं चाह रही क्योंकि उससे हिंट मिल जाएगी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रॉ कंप्लीट, राइट। अगर दोनों पॉसिबिलिटी हैं, बस इतना बना रही, क्या हाइड्राइड शिफ्ट प्रेफर होगा कि मिथाइल शिफ्ट प्रेफर होगा, क्यों, नहीं समझ आया, मैं लिख ही देती हूँ। देखो, आपके कोरस बोलने से पता तो चल गया है कि आपको आता है,
अब सिर्फ ये देख रही हूँ जिनको नहीं आता उनको पता लग जाए, तो तुम में से किसी एक से पूछ लो। क्यों ध्रुव? क्यों? हाइड्राइड के हटने से ही टर्शरी बनेगा। दिस आंसर इज इनकम्प्लीट। हाइड्राइड हटेगा, टर्शरी बन जाएगा। मैं तो पूछूंगी पलट के, अब तो एंटिसिपेट कर ही लो एग्जामिनर को कि भाई मिथाइल क्यों नहीं, क्योंकि जब तुम मिथाइल को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी। और हाइड्राइड को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? टर्शरी, जो ज़्यादा स्टेबल है वो। एंड इट इज़ ऑलवेज, जब आपको हाइड्राइड और मिथाइल दोनों शिफ्ट मिलेंगी, आंख बंद करके किसको प्रेफरेंस देंगे? हाइड्राइड शिफ्ट को। तो लोग इससे एक मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी बात की थी, हाइड्रोजन छोटा है इसीलिए उसके लिए मूव करना बहुत आसान है। नहीं, गलती से भी नहीं। हाइड्रोजन के मूव करने से हमें टर्शरी मिल रहा है पीछे, और मिथाइल के मूव करने से हमें हमेशा, आप सोचिए ना, इसी से मिथाइल हटा लोगे तो टर्शरी तो खत्म ही कर दिया, आप हमेशा सेकेंडरी पे आओगे। नो एक्सेप्शन टू दिस। ओके, ठीक है जी। फिर आते हैं तीसरी शिफ्ट और आखिरी शिफ्ट फॉर टुडे, फिनाइल शिफ्ट। अगर मेरे पास अगेन पड़ोसी के पास एक मिथाइल है और एक फिनाइल है, सो अब मेरे पास चॉइस क्या आई? ये कि ये, दोनों से एक ही बात हो रही है, लेकिन जो तरीका आप आंसर का ढूंढेंगे मैं उसको एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे असर्शन रीजन में आप फंसोगे, आप मेरी करेक्ट स्टेटमेंट में फंसोगे। इसलिए रीजन वही मानना पड़ेगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप उसी तर्ज पे सोचोगे, आप उसी पे सोचोगे मैम इसके शिफ्ट होने से पीछे ये बन रहा है, इसके शिफ्ट होने से पीछे ये बन रहा है, इसमें तो यही स्टेबल होगा। नो, अब आपको डिफरेंट सोचना है। मिथाइल और फिनाइल में क्या फर्क पड़ेगा? अगर तो मैंने फिनाइल शिफ्ट किया, जो मैंने कर रखा है, आई लैंड अप विथ टर्शरी कार्बोकेटायन। अगर मैंने मिथाइल शिफ्ट किया तो अगेन आई विल लैंड अप विथ टर्शरी कार्बोकेटायन। दोनों में टर्शरी बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मेरे पास क्या है? अच्छा, इसमें कई लोग मुझे काउंटर देते, थोड़ा +1 याद दिला दूं, टर्शरी और बेंजाइल। कोई कहता है टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, कोई कहता है बेंजाइल ज्यादा स्टेबल है, राइट? अब आप मुझे बताइए ये क्या बन रहा है? टर्शरी। सोच के देखो, अगर मैंने मिथाइल शिफ्ट किया होता तो कौन सा बनता? अगर मैंने बजाय यहां पर तो क्या किया है? फिनाइल। अगर मैं यहां पर, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बहुत छोटे में क्लियर कर रही हूँ, 11th क्लास में मुझे 2 दिन लगे थे इन चीजों पे आने में कम से कम। अगर मैं यहां पर मिथाइल शिफ्ट करूं तो क्या बनेगा? टर्शरी ही बनेगा। मैंने ये मिथाइल शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ऊपर नहीं लगाया, साइड में लगा दिया। कोई इसको टर्शरी देखेगा, कोई इसको बेंजाइल देखेगा। इट इज बेंजाइल टर्शरी, दोनों पॉसिबल हैं, एक ये और एक ये। अब कौन सा शिफ्ट प्रेफर्ड है? अगर आप बनने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखो तो कौन सा? यहां क्या बन रहा है? बेंजाइल तो बन ही नहीं रहा, यहां सिर्फ टर्शरी बन रहा है, और यहां टर्शरी के साथ साथ बेंजाइल। आप इसको पकड़ लोगे गलत। दैट इज वाई आई टोल्ड यू, आप उस तरह से इसमें रीजन नहीं ढूंढेंगे जो बन रहा है, आप रीजन उस तरह से ढूंढेंगे क्या शिफ्ट होते वक्त कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या प्रोसेस दोनों का सेम है शिफ्टिंग का, तब मैं देखूंगी प्रोडक्ट क्या वो शिफ्ट भी हो पा रहा है कि नहीं। जब आप यहां से यहां शिफ्ट देने की कोशिश करेंगे तो कार्बन के, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए? 1 और 3, यहाँ 4। ऑफ कोर्स कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं। तो कुछ लोग भूल गए होंगे, उनके लिए है ये, कुछ के एक्सप्रेशन में रीड कर पा रही हूँ, हाँ नहीं स्ट्राइक कर रही बात। ये पूरा का पूरा जब इधर शिफ्ट होगा तो ऐसे थोड़ी ना कोई उठा के यूं रख देता है, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, नया बॉन्ड बनने लगेगा। जब पुराना बॉन्ड टूटने लगेगा, नया बॉन्ड बनने लगेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट, अब तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है आप, ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बनेगी जिसमें कार्बन की मजबूरी है 5 बॉन्ड बनाने, नॉट एक्सेप्टेबल। यहीं से वापस लौटा जाएगा, बन रहा होगा तुम्हारा टर्शरी बेंजाइल, रखो अपने पास, मैंने जाना ही नहीं, मेरे 5 बॉन्ड नॉट हैपनिंग। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, बना रहा है तो बहुत ताकत लग रही है उसके ऊपर, ठीक है लगा लेंगे, बट मैं ड्रास्टिक कंडीशंस की बात तो नहीं कर रही ना कि मैंने दे दिया यहाँ पे 1200 केल्विन टेम्परेचर और इतना प्रेशर, तो फिर तो हो ही जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज प्रेफर्ड।
तो इधर से कुछ होना शुरू हुआ। फिर ये तो बहुत पैसा मांग रहा है, तो हमने तब तक इसको ट्राई कर लिया, इतनी एनर्जी इसको दूं, तब तक ये खड़ा हो गया, मैं ट्राई करता हूं ना, करो। इसने क्या किया, काम तो इसको भी वही करना था, लेकिन इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, बात तो ये इसके भी 4 बॉन्ड है भाई। तो ये क्या, मुझे पता है कुछ को आता है, जस्ट कीप साइलेंस। मेरे को इस तरह से पढ़ाना है जैसे मेरे सामने 11th बैठी है, 12th नहीं। मेरा अपने आप से यही हमेशा प्रॉमिस रहता है कि मैं ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगी कि सामने वाले को आता होगा, कभी भी, चाहे आता हो, तो मेरा स्टाइल वही रहेगा। ये कार्बन क्या करेगा, पिछला बॉन्ड तोड़ना शुरू करेगा, नया बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। तो फिर इसके भी 5 बॉन्ड हो गए। नहीं, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा कि तू भी टंगा रहे बेटा, तोड़ना नहीं है मैंने अभी, मैं सबको स्टेबल रखूंगा। ये अपना पाई बॉन्ड जो बहुत ही वीक लेबाइल मूवेबल बॉन्ड है, ये उसको तोड़ेगा, यहां बनाना शुरू कर देगा। पुराना कौन सा टूटना शुरू हुआ, ये वाला। नया कौन सा बनना शुरू हुआ, ऊपर के डॉट्स देखिए और नीचे के डॉट्स देखिए। क्या नीचे वाले मैकेनिज्म में कभी भी कार्बन को पेंटावैलेंसी में आना पड़ा, नहीं। तो उसमें वो स्टेप इनिशिएट ही उतनी अच्छे से नहीं हो पाया। जब तक हुआ, जब तक उसने डिमांड्स रखी, तब तक वो यहां आ गया। आ सकते हो अनंत, आगे है सुबेग के पास जगह। सो यहां पर क्योंकि नो पेंटावेलेंट स्टेट वाज इन्वॉल्व्ड, फिनाइल शिफ्ट वाज प्रेफर्ड ओवर मिथाइल शिफ्ट। आप वो वाला रीजन ढूंढोगे, नहीं देंगे हम वो रीजन, रीजन कुछ और सही है। तो इस वजह से प्रेफरेंस ऑर्डर ये था। यहां पर मेरे पास जो ये आया प्रेफरेंस ऑर्डर, हमेशा याद रखिए शिफ्ट्स में सबसे पहली चॉइस क्या है, हाइड्राइड। छोटा है इस वजह से नहीं, कोई पेंटावेलेंट वाला सिचुएशन नहीं आई। फिर आया फिनाइल, इन दोनों में छोटा बड़ा नहीं, इन दोनों में हाइड्राइड और फिनाइल में हाइड्राइड क्यों बच्चों, हाइड्राइड हिलाने पे ही टर्शरी आ रहा है, फिनाइल मिथाइल कुछ भी हिलाओगे तो टर्शरी नहीं मिलने वाला आपको। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको। चलिए, ये मैं मान के चल रही हूँ, आपके दिमाग में भी आ गया। कॉपी में नोट करने के लिए मैं स्लो कर रही थी, उसके बाद भी नोट नहीं हुआ तो घर जाके कर लेना। थोड़ा सा अपने आप को ये समय दीजिए कि कभी कभार आपको एक आधी छुट्टी भी चाहिए होगी, मैं वो कैसे दे पाऊंगी जब तक मैं थोड़ा सा फ्लो में ना पढ़ाऊँ। क्लियर है सबको? तो जितना नोट हो जाए वेल एंड गुड, जो छूट जाए क्लास के एंड में या आज घर जाके कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट है मेरे पास ऑर्गेनिक का, इसीलिए मुझे आपका फोकस चाहिए। लास्ट क्लास में एक रिएक्शन था जो मैंने कहा था मैं अगली क्लास में बात करूंगी। क्या था वो? नियो करके कुछ दिया था, वो नाम बोलो ना, स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हो, कब याद होगा नियो? नियो पेंटाइल क्लोराइड था या नियो पेंटेन था? नियो पेंटाइल अल्कोहल, राइट। अल्कोहल से अल्काइल लाइट बना रहे हैं ना हम, परफेक्ट। इसको अगर मैं ल्यूकास दूं, यानी HCl विद ZnCl2, व्हाट विल हैपन? मेजर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आप बनाओगे कार्बोकेटायन। बिना कार्बोकेटायन बनाए आंसर मत देना, बेशक रफ में बनाओ। थ्री क्लोराइड पेंटेन। IUPAC name is wrong. Still IUPAC name is wrong. Iodide कभी नहीं आता IUPAC में। आप आयोडो, ओके, फिर से बोलना। 3 everyone 3 iodopentane, and I doubt, check, maybe I am wrong, but एक बार क्रॉस चेक कर लो। क्या तुमने नियो ठीक बनाया है? श्योर? 5 कार्बन एक चेन में किधर से आ गए जो तुमने पेंटेन किया है? राइट, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये मत सोच लेना कि ये मेरे को करना नहीं है, यहां पर लग जाएगा क्लोरो। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज इट्स मेजर प्रोडक्ट। माइनर पूछे तो बना सकते हैं, अब माइनर भी आएगा। माइनर पूछें अगर, तो आज के बाद से आप पहले मेजर बना के लिखेंगे, उसके बाद जरा मरा सा माइनर बनेगा 2, 4, 5%।
वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको लास्ट ईयर भी याद होगा, यही बताया था, कैन बी फॉर्म्ड में मेजर माइनर गिनते हैं, एंड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड या गिव प्रोडक्ट उसमें हमेशा मेजर देते हैं। अब आप कहोगे इज और आर से ही पकड़ लेंगे, नहीं, अगलों को भी इंग्लिश आती है, राइट। सिलेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स भी नहीं देंगे, विच प्रोडक्ट, राइट। तो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। कैन बी में माइनर दिया जाता है, बाकियों में माइनर नहीं दिया जाता। ट्रेसेस वाला भी उनमें बाकियों में नहीं दिया जाएगा। तो लास्ट क्लास में एक मेथड को मैंने कंक्लूड किया आज की मदद से। तो कैन आई राइट समरी। अब समरी नहीं है, ये नई इंफॉर्मेशन भी है। समरी तो दे रही हूँ, अब सब कुछ इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा वो H2SO4 वाला केस भी आया था, कुछ कुछ चीज़ें आई थी, तो मैं सारा समराइज कर रही हूँ। यहाँ से आपका +2 का शुरू, शिफ्ट्स तो चलो मैं वैसे ही लाई थी, यहाँ से आपको एक एक चीज़ अगेन नोट करनी पड़ेगी क्लास के साथ साथ। तो जो समरी थी फर्स्ट मेथड की, फर्स्ट मेथड क्या थी बच्चों? फर्स्ट मेथड थी अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनना। उसमें पहली मेथड हमने पढ़ी HX। दिस HX विल कवर HCl, HBr, HI विद ZnCl2। ये क्या हो गया? ल्यूकास और एल्काइल हैलाइड का बनना। अभी सिर्फ इस A को फिनिश किया है मैंने। रोल ऑफ ZnCl2 भी लास्ट क्लास में बात हो गया। HX में HI सबसे जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा, सब बात हो गई थी, उसको मैं रिपीट नहीं कर रही। माई क्लास टेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट। दूसरा मेथड, स्लो बोल रही हूँ, जो लिखने में इंटरेस्टेड है वो लिखें, जो सुन के याद करने में इंटरेस्टेड है वो सुने। बोर्ड में काफ़ी बार आया गया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में एक वन ऑफ द मैच मैट्रिक्स या किसी स्टेटमेंट्स में एक आधी स्टेटमेंट कभी कभी ऐसी आ जाती है। अल्कोहल को अगर आप थायोनिल क्लोराइड SOCl2, पहले तो मैं थायोनिल नहीं पता होता अक्सर, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड अगर आप दोगे, अब आप देखना सब में एक ही काम हो रहा है, हैलाइड नाम का न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और OH को सब्सटीट्यूट कर रहा है। इस सब के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया था। तो Cl आया, किसको रिप्लेस किया इसने? OH को। बाय प्रोडक्ट्स देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, बोथ आर गैसेस। गैसेस कंटेनर बीकर से एकदम उड़ जाएंगी, एंड आई एम लेफ्ट विद प्योर एंड ओनली एल्काइल हैलाइड। दैट इज व्हाई इट इज बेस्ट मेथड। कुछ भी आप ही नहीं कहोगे नहीं इसके अंदर कार्बोकेटायन बन रहा था, इसमें शिफ्ट हो रही थी, ये सबसे अच्छा मेथड है। आंख बंद करके सबसे अच्छा मेथड कौन सा है अल्कोहल से एल्काइड बनाने का? SOCl2। वाई? कोई प्यूरिफिकेशन का चक्कर नहीं। इंडस्ट्री को सबसे बड़ा खर्चा किस में करना पड़ता है? इम्प्यूरिटीज रिमूव करने में, प्योर प्रेजेंट करने में सबसे बड़ा झंझट है। चीज बन गई लेकिन उसके साथ जो 70 चीजें और बनी है उन्हें हटाना इज अ टीडियस जॉब। दैट इज वाई चाहे लैब हो चाहे इंडस्ट्री हो, प्रेफरेंस इज दिस। तो विच इज बेस्ट मेथड? नॉट बिकॉज इसमें ईल्ड ज्यादा है, नो, नॉट बिकॉज इसमें टाइम बच रहा है, फास्टेस्ट है, काइनेटिक्स बहुत अच्छा है, नो, बिकॉज आई एम गेटिंग प्योर। यही एसर्शन रीजन में परेशान होते हैं। एसर्शन तो ढूंढ लेंगे हम, हाँ मैम बेस्ट मेथड ये, क्यों वो समझिए। ओनली वन रीजन, प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस, escape very easily, therefore I get pure product। and तो इन सब में भी अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं हैलाइड के अलग अलग सोर्स ला रही हूँ। पहले मैं लाई HX, फिर मैं लाई SOCl2, अब मैं क्या ला रही हूँ? PCl3, PBr3, यानी ये भी हैलाइड के सोर्सेज हैं। मैंने ऊपर X क्यों लिखा है? क्योंकि दो हेलोजेंस मेरे को इसमें डिनोट करने थे, PCl3 या PBr3, कुछ भी ले आओ, दोनों के दोनों क्या हैं? हेलोजिनेटिंग एजेंट्स, किसी को हैलाइड आयन देने का सोर्स। तो उससे भी क्या हुआ है चेक। एक है PCl5 से, जो नोट कर रहे हैं वो नोट करिए, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करिए। दोनों में ROH सेम है रिएक्टेंट, दोनों में प्रोडक्ट भी सेम है RX। फर्क क्या है? एक में PCl3, एक में PCl5 और Br3 Br5। मैंने भी 12th में ऐसे ही पढ़ा, सिलेबस तो मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा था, बट रिएक्शन तो सेम ही है, कभी नहीं बदले। मैंने अपने बोर्ड से पहले क्या किया, याद कर लिया, अल्कोहल को चाहे PCl3 दो चाहे PCl5 दो, प्रोडक्ट एक ही बनना है, और चली गई बोर्ड्स देने कॉन्फिडेंटली। मेरे बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या आता है? ये दोनों रिएक्शन
गिव बाय प्रोडक्ट्स। खेल गए मेरे साथ? मैं तो अल्कोहल याद करके गई, और क्वेश्चन क्या आया है, प्रोडक्ट दोनों में दे रखा है बोर्ड में, आगे डैश डैश दे दीजिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये किस जमाने की बात है? 1992 93 मेरा पास आउट ईयर ये है, 92 93। 1993 में भी अगले इतने स्मार्ट थे कि बच्चे याद करके आ जाते हैं। उसमें भी मेरे जैसे को, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी थी, यहाँ मार खानी पड़ी। मैं तो बाय प्रोडक्ट याद ही नहीं किए। अपने उस तजुर्बे से, 93 की बात कर रही हूँ, अपने उस तजुर्बे से कहूंगी बाय प्रोडक्ट कभी भी फंसा सकते हैं। तुम छोड़ो तो सही, कुछ कहीं ना कहीं सामने आएगा। तो अब आप समझिए H3PO3। अब यही क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे पूछ रहे हैं, हेलोजिनेशन, नॉट हेलोजिनेशन सॉरी, अल्कोहल का PCl3 से रिएक्शन, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये। आपको प्रोडक्ट A और B बोल दिया, कुछ ऐसी बात A की बोल दी, टर्बिडिटी अपीयर्स, आप पहचान लोगे। B के लिए बोल दिया, ये आइडेंटिफाई B जिसका एनहाइड्राइड ये है। अब ये क्या है, ऑक्सा एसिड ऑफ फास्फोरस। मैं तो पूछ लूंगी B की बेसिसिटी बताओ, इसका एनहाइड्राइड बताओ। अब इसका बेसिसिटी बताओ तो आप बता लोगे, और टफ करना है इसका एनहाइड्राइड। भाई एनहाइड्राइड क्या था उस वक्त, ये सोचूंगी मैं, ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। क्या होता है एनहाइड्राइड? एसिड में से वाटर निकाल दो, जो पीछे बचता है वो एनहाइड्राइड। अब इसमें से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो कुछ अटपटा बचेगा। 2 H3PO3 में से वाटर निकालना, 2 मॉलिक्यूल H3PO3 सोचना, और उसमें से वाटर निकालो, क्या बचता है? H2P2O4। 2 वाटर निकाले ऑल ऑफ यू, ये बचता है कुछ, फिर इसमें से कुछ और ऐड कर देंगे। दिस इज नॉट एनहाइड्राइड, बट फिर इसमें कह देंगे इसको डिहाइड्रोजिनेट कर दो, कर दिया, क्या बचा? तो इसके आगे तो पी ब्लॉक खुल गया ना, ऑक्सा एसिड बनते ही। फास्फोरस का ऑक्सा, मतलब इस तरह से यहाँ एक इनऑर्गेनिक का रोड मैप शुरू कर दिया, यहाँ एक ऑर्गेनिक का रोड मैप शुरू कर दिया। बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन इन जेईई एडवांस, कि आपको इसका रोड मैप और इसका रोड मैप, एक ही क्वेश्चन में आपको H3PO4 PO3 PO4 इन पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से बाय प्रोडक्ट्स पे कितना ज्यादा मेरे को ध्यान देना है वो भी ध्यान रखिएगा। सो ये 2 क्वेश्चन आ गए, इस बहाने शायद याद भी हो जाए कि अल्कोहल को HX दे सकते हैं, SOCl2 दे सकते हैं, PX3 दे सकते हैं, PX5 दे सकते हैं। 4 मेथड याद हो गई। SOCl2 में SOBr2 नहीं, ओनली SOCl2, वहां मैंने X नहीं दिया, जहां X दिया वहां कोई भी हेलोजन। चौथी और 5वीं मेथड सिर्फ नोट करिए और बताइए, शुड आई टीच यू अबाउट इट और नॉट। बुकलेट साथ साथ थोड़ी थोड़ी देखते रहना बच्चों, ऑर्गेनिक में जरूरत लगेगी। मैंने इसके बाय प्रोडक्ट नहीं लिखे, आपसे बात करते हुए लिखना चाहूंगी। फॉस्फोरस और X2 जैसे कि Cl2, इट फॉर्म PCl3 ओनली, और PCl3 ऊपर कर लिया, दैट्स वाई मैंने बाय प्रोडक्ट नहीं लिखे। इसी तरह से रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 विल फॉर्म PBr3। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे से यहाँ पे देनी छूट जाए, सिंस इट इज वास्ट, बुकलेट में मिलेगी, मेरे क्लास टेस्ट में मिल सकती है। छूट गई तो मैं हटा दूंगी उस क्वेश्चन को, मेरी DPP में तो 200% मिलेगी, राइट। सो कोई एक आधी इंफॉर्मेशन, इसीलिए हर रिएक्शंस एक कैटेगरी के बाद आधा पन्ना छोड़ना, कुछ ना कुछ तुमको ऐसा मिलेगा कि मैंने एज्यूम कर लिया हो, जब ये सोच लिया तो ये तो सोच ही लेंगे, दिस विल हैपन। तो हर कैटेगरी रिएक्शन के बाद एक पैराग्राफ 5-4 लाइनें छोड़िएगा जरूर। अभी तो फर्स्ट कैटेगरी चल रही है, इसके बाद ये सारी की सारी मेथड्स जो हैं, ये सब की सब मेथड जितनी भी अब तक बात की, खबरदार जो एक भी एराइल हैलाइड बनाने में इस्तेमाल करी। क्या मतलब है इस बात का, वो समझते हैं। ब्लू लाइन अगर आप पढ़ें, दीज मेथड्स आर नॉट, नेवर, इवन डोंट ट्राई टू मेक एराइल हैलाइड्स फ्रॉम दीज मेथड। अब फिर सोचना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट दे दी एराइल हैलाइड क्यों होता है, अब आपको पता लगेगा क्लासिफिकेशन, मतलब एराइल हैलाइड क्या होता है, क्लासिफिकेशन कराई इसलिए गई थी। एराइल हैलाइड का मतलब क्या है,
एराइल माने बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के सिर के ऊपर अगर कुछ लगा है तो मैं बोलूंगी एराइल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है OH तो मैं बोलूंगी एराइल अल्कोहल। एराइल अल्कोहल को इनमें से कोई भी अपनी पसंद की मेथड में चूज कर लूँ। मैंने चूज कर लिया रेड फॉस्फोरस के साथ मैंने क्या दिया, I2 भी दे सकते हैं, शायद मैंने Br2Cl2 लिखा है, सिर्फ Br2I2 लिखा है, यस यस। तो मैंने यहाँ पर रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 दिया, PbR3 बनेगा और ये बन जाना चाहिए। अगर कभी, नोट मत करना बच्चों भी, अगर कभी ऐसा मिले ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इफ आई गिव यू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। और ऑर्गेनिक में नो रिएक्शन को नोट्स में ऐसे दिखाया जाता है, एरो पे क्रॉस, ये इधर जाएगा ही नहीं, और नो रिएक्शन ऑप्शन में आएगा तो वो तो आप देख ही लोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी मेथड अभी तक जो बताई, यानी इससे मुझे समझ में आ गया एराइल हैलाइड बनाने की मेथड अलग से पढ़नी पड़ेंगी, एक क्लास प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड की भी लगेगी। तो अभी हम किसकी, तभी क्लासिफिकेशन है, इनकी कैटेगरी अलग है, इनको बनाने का तरीका अलग, इनके रिएक्ट होने का तरीका अलग, इसीलिए मेरे को 5 अलग कैटेगरीज बतानी पड़ी, पढ़ानी पड़ी आपको। बिल्कुल सही। तो OH तो मिल रहा है, एक्चुअली OH नहीं घुमा, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आई एग्री, बट आंसर की स्टार्टिंग यही है। अगर आप स्टार्टिंग सही गैस कर पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट गैस। रेजोनेंस की वजह से यहाँ क्या आता है, डबल बॉन्ड तोड़ सकती हूँ मैं, इस तोड़ तो सकती हूँ, लेकिन ऊपर क्या चल रहा था, सिंगल बॉन्ड तोड़ना, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड तोड़ना, इट इज नॉट सफिशिएंट। सारे मेथड्स में यही होगा। क्यों भाई, OH की जगह न्यूक्लियोफाइल है तो सही, बट मैं सजेस्ट करूंगी अभी लिखना मत, पूरा एक लेक्चर आना है 2 दिन बाद एराइल हैलाइड्स में, वहाँ पहली चीज़ ये होगी इसके लिए मेथड ऑफ प्रेपरेशन अलग क्यों लानी पड़ी, पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, सही स्टेटमेंट। 5 रीजन है, एक रीजन मैंने दे दिया, NCERT ने 4 दिए, वैसे 5 रीजन है, तो 5 में से एक रीजन ये होगा, सो उस दिन लिख लेंगे, बाकी किसी को लिखना हो तो मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रुक नहीं रही उसके लिए। सो पॉइंट इज, इनमें से कोई भी मेथड एराइल हैलाइड के लिए आप यूज ही नहीं कर सकते, ये बॉन्ड टूटने से ही मना कर देता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आज का नया टॉपिक। अभी तक तो सारा पिछली क्लास से कनेक्टेड था, तो हम पिछली क्लास के भरोसे थे, ये पूरा चैप्टर हाइड्रोकार्बन अब आपका पकड़ में आना शुरू होगा, मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगी। ये पूरी स्लाइड्स एग्जैक्टली सेम है क्लास 11th की स्लाइड के, एक एग्जाम्पल भी, शायद क्लास 11th में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर कराया था, कहाँ याद होगा, छोड़ो। फिर भी अगर किसी को याद आ जाए बीच में प्लीज मुझे बताना, ताकि मैं आपको बता सकूं बस कि ये मैंने 11th में नहीं कराया था, दैट्स इट, और कोई पर्पज नहीं है। मेरे को डाउट है क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर यूजुअली 11th में नहीं कराती, अब मुझे नहीं पता मैंने आपसे बात की थी कि नहीं की थी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर में आई विल बी मोर स्लो। ठीक है, चलिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे एल्काइल हैलाइड बन सकते हैं, इस कैटेगरी पे आज का दिन और अगला दिन, शायद एक और दिन लग जाए, डिपेंड्स आज की स्पीड पे। तो आप समझ लो ये क्या है, +1 का पूरा चैप्टर है, क्योंकि अगर मेरे को 2 लेक्चर लगाने पड़ रहे हैं, वो भी तब जब आपको +1 में कुछ कुछ तो आ ही गया, तो मेरे को 2 लेक्चर 12th के मतलब 11th के 4 के बराबर हो गए। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर +1 का उठा के ले आई अब मैं पूरा, कुछ एल्केन से कैसे बन सकता है एल्काइल हैलाइड। प्रोबेबिलिटी फैक्टर के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके 11th की NCERT या आपने जहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी वहाँ ना पढ़ाया गया हो। नोट्स नहीं बनाए तो मेरे साथ साथ बनाइए, वरना सिर्फ सुन के काम चल सकता है। एल्केन से कैसे बन सकता है एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ चैप्टर हाइड्रोकार्बन इज दिस। वहां पर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में ये पहला रिएक्शन पढ़ा है। तो अगर एल्केन को आप एच न्यू का मतलब क्या है, लाइट और हीट, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप कुछ किसी लैंप से एच न्यू दे रहे हो, सन से दे रहे हो, या आप हीट करके दे रहे हो, किसी भी तरह से आप एनर्जी दे रहे हो। अगर किसी एल्केन को आपने हेलोजन के साथ, इट कैन बी Br2, इट कैन बी I2, इट कैन बी Cl2 ऑफ कोर्स, इट कैन नॉट बी F2, वो भी आज लिखवा दूंगी क्यों।
HNO और Cl2 आएंगे तो एक एक करके हाइड्रोजन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। तब तक नहीं रुकता ये रिएक्शन जब तक सारे H सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते एंड I लैंड अप विद CCl4। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछला भी सब्स्टिट्यूशन था बच्चों, क्या फर्क है दोनों सब्स्टिट्यूशन में? पिछली कैटेगरी भी OH की जगह एक न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पर भी H की जगह एक Cl आके सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या फर्क है दोनों सब्स्टिट्यूशन में? या पिछले वाला क्या था, किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया था शगुन? न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल। तो पिछली कैटेगरी जो हम पढ़ के आए हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके लिए अभी नो नेम, आई एम हेजिटेटिंग, थोड़ी देर में दूंगी। ये भी सब्स्टिट्यूशन है, क्या फर्क है? मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। तो ये रिएक्शन शायद सबको याद आ गया होगा, +1 हाइड्रोकार्बन में पहला लंबा रिएक्शन, फर्स्ट मैकेनिज्म था जो आपके साथ लिया था। नाउ क्या सब एल्केन के साथ ऐसा होगा कि सिर्फ मीथेन के साथ था? सबके साथ होगा। इथेन, इथेन को आप Cl2 दोगे तो आपको ये मिलेगा C बाय प्रोडक्ट। अगर मैंने अब आपको क्वेश्चन में दिया ओनली 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, Cl2 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल दे रही हूं, ये सोच लो, तो रिएक्शन यहां रुक जाएगा। आगे जाने के लिए इसको एक्सेस ऑफ Cl2 चाहिए। एक्सेस कभी लिखी नहीं जाती, एज्यूम की जाती है। 1 इक्विवेलेंट दे रहे हैं ये हमेशा बताया जाता है। तो अगर 1 इक्विवेलेंट हम दे रहे हैं तो हम बताते हैं, 1 इक्विवेलेंट नहीं दे रहे, कुछ और हिंट होती है, कोई और तरीके से बोला जाता है क्वेश्चन में, बट अपने आप मत मान लेना एक ही दिया होगा जब तक कुछ हिंट ना हो। इसका मैकेनिज्म क्लास 11th में पूरा किया था, दोबारा करते हैं। चेन रिएक्शन, तो आप ये मत सोचो आपका एक चैप्टर चल रहा है, ये 2 चैप्टर चल रहे हैं। हाइड्रोकार्बन की रिवीजन कभी प्लान में भी नहीं आने वाली, क्योंकि इसी चैप्टर में सारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगले में भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ओजोनोलिसिस वगैरह अगलों में जाएंगे। चेन रिएक्शन है ये, तो मुझे समझ आ रहा है कैसे क्यों, वो समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, Cl2 मॉलिक्यूल HNO को देखते, मीथेन इथेन पे कुछ नहीं हो रहा HNO से, मीथेन इथेन आर अनअफेक्टेड बाय HNO राइट नाउ। HNO किसको देख रहा है? Cl2 को। Cl2 को जैसे ही HNO मिलता है उसके अंदर कौन सा बॉन्ड फिशन हुआ? होमोलिटिक। होमोलिटिक मतलब बराबर बंटवारा, जिसका जो था वो वापस ले जाओ। दोनों Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रखा था, दोनों एक एक वापस ले लेंगे, बॉन्ड टूट जाएगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ एरो। और क्या बन गए? 2 फ्री रेडिकल। तो ये रिएक्शन किसने स्टार्ट किया, या क्या बना सबसे पहले? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इज अनदर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट लास्ट 2 क्लासेस में किया, वो कौन सा? कार्बोकेटायन। दूसरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते ही तो भाई तहलका हो जाएगा, बस अब तो रुक ही नहीं सकते, अब तो जो सामने आए उसके साथ रिएक्ट करेंगे। और इसके साथ मैंने लास्ट ईयर आपको ये भी इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी, जो ये आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं एज के साथ, एजिंग, इट इज ड्यू टू फ्री रेडिकल। राइट, पोल्यूशन क्या नुकसान कर रहा है आपको? आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत बन रहे हैं, और इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए, ये भी आपका जेई एडवांस का सिलेबस है, इन फ्री रेडिकल्स को ट्रीट करने के लिए व्हाट आई शुड हैव इन माय डाइट, आपको तो क्या ही जरूरत है, मेरे को है। व्हाट शुड आई हैव इन माय डाइट, ये बताई गई चीज है, ये पूछी जाती है। फ्री रेडिकल्स ना बने, क्योंकि बनते ही ये इंटरनल ऑर्गन्स को अटैक करते हैं, और इस हिसाब से इंटरनल ऑर्गन्स की एज कम होती जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स, those who are consuming more antioxidants are able to manage these free radicals। और एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हीं चीज़ों में है जो आपको पसंद नहीं है, जो आप खाते नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आप क्या नहीं खाते, वो सब के सब एंटीऑक्सीडेंट रिच सोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बना मेरे पास? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के सामने अब कौन आया? मीथेन। फ्री रेडिकल को क्या करना है? एक और रेडिकल चाहिए और मेरी जान छुड़ाओ, मेरे को स्टेबल होना है। इस फ्री रेडिकल को देख के यहाँ पर एक और बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होगा। वंस अ रिएक्शन स्टार्ट्स मेकिंग रेडिकल, टिल एंड इट विल गो फॉर द सेम थिंग, रेडिकल। तो जैसे ये इसके साथ होमोलिटिकली क्लीव हुआ, HCl निकल गया, Cl इज हैप्पी एंड सेटल्ड। हु इज इन ट्रबल नाउ? मिथाइल फ्री रेडिकल।
अभी क्या बना, मिथाइल, लेकिन मैं इसको कैटायन तो नहीं बोल सकती थी, मिथाइल कैटायन नहीं बोल सकती थी, मिथाइल एनायन नहीं बोल सकती थी, क्या बोलूंगी इसको, मिथाइल रेडिकल। अब ये मिथाइल रेडिकल फिर ये कुछ ढूंढेगा, इसके लिए सामने क्या है, Cl2, Cl2 सामने आया और इसने क्या किया, फिर होमोलिटिकली क्लीव किया, क्या बन गया, एल्काइलाइड। मेरा चैप्टर एल्काइलाइड है, इसलिए इस साल इसको यहीं रोकूंगी, लास्ट ईयर इसको यहां नहीं रोका था, फिर और करा के एक एक H हटाती गई और Cl डालती गई। ये अब आपका रोल आ गया कि मैम आज हम घर जाके हाइड्रोकार्बन की या तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, या कोई रेफरेंस बुक होगी वो पढ़ लेंगे, या पिछले साल के नोट्स पढ़ लेंगे, अंडरस्टूड आ जाएगा, क्योंकि मेरी डीपीपी में क्वेश्चन तो मिलेंगे इसके आगे की। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, थोड़ा देखें, जो ना देख पाए स्टाफ को रीच आउट करिए, वो बताएंगे। सो इस तरह से मेरे पास क्या बन गया, एल्कालाइड। मेरा इस चैप्टर में एल्कालाइड आ गया, बस आगे की परवाह मैं नहीं कर रही, लेकिन ये तो मैं जानती हूँ और हेलोजिनेशन होता जाएगा। लेकिन मेरे को अगर यहीं पर रोकना हो तो क्या करूं बच्चों, Cl2 की एक्सेस मत दो। अगर कोई मेरे को कहता है व्हाट इज बेस्ट मेथड, हाउ आई कैन गिव कंडीशन, व्हाट कंडीशन कैन आई गिव टू मेक इट बेस्ट मेथड, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, Cl2 रोक दो, इतना ही दो कि बस एक स्टेप पे आके रुक जाए, इसको और कुछ मिले ना, और Cl2 होंगे नहीं तो इससे आगे जाने का चांस कम होगा, अगर मेरे को एल्काइलाइड बनाना है। बट अगर आपसे कोई पूछे व्हाई दिस मेथड इज नॉट अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइलाइड, क्या बोलोगे, बिकॉज इट्स अ चेन रिएक्शन, ये मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा, तब तक हेलो हेलो करता रहेगा जब तक एक भी H होगा। इट इज नेवर अ सजेस्टेड मेथड, वन ऑफ द वर्स्ट मेथड्स में आता है ये। बेस्ट बनाने के लिए मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा Cl2 पे, फिर भी बहुत कुछ बनता है। खैर एनीवेज, अभी तो आनी है चीज़ें, आपको पता लगेगा, सिर्फ हेलो हेलो नहीं, बहुत कुछ और आने वाला है। फिर मान लिया ये डॉटेड 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 मेरी क्लास ने बना भी लिया, पढ़ भी लिया, मैं एज्यूम कर लेती हूँ आज घर जाके उनको पता चल जाएगा कि हाँ एक एक H जा रहा है और एक हेलोजन आ रहा है। ये रिएक्शन टर्मिनेट भी तो होता होगा, टर्मिनेट होने का मतलब है कभी तो ऐसा होता होगा एक ही टेस्ट ट्यूब बीकर में भिड़ते भिड़ते दो Cl रेडिकल सामने आ जाते होंगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने अपनी चॉइस का रिएक्शन दिखा दिया, इस रेडिकल के सामने ये आया, भाई ये दो रेडिकल जो आपने फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन में बनाए, ये भी तो दो आमने सामने आके Cl2 बना सकते होंगे। यस, सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं ट्यूब में, एक साथ चल रहे हैं उस बीकर टेस्ट ट्यूब में, तो भिड़ते भिड़ते ये भी हो रहे होंगे, तो सब हो रहे हैं एक साथ बिना एक दूसरे की परवाह किए, जो जिससे कोलाइड हुआ। अब तो आपको काइनेटिक्स पता है, दो चीज़ों को रिएक्ट करने के लिए सिर्फ सही ओरिएंटेशन में कोलिजन जरूरी है विद एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स इट। तो ये दोनों भी कोलाइड करेंगे तो ठीक है, Cl2 प्रोड्यूस हो गया, वो बात अलग है। H के बाद ये फिर ये बन जाएगा, ये खेल चलता रहेगा, वेस्टेज चलती रहेगी। लेकिन CH3 और Cl फ्री रेडिकल भी तो सामने सामने आ सकते थे। यस, ऑल्दो ऊपर नहीं आए, ऊपर रेडिकल ने किसको ढूंढा, Cl2 को, और क्या बना, सीधे ये मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ अगर Cl रेडिकल आ गया होता तो क्या है, मेरे को तो चाहिए भी यही था, डन। ऐसा भी तो हो सकता था दो मिथाइल रेडिकल सामने आ जाते, 80% Cl2 आता और 20% चांस था ऐसे कई मिथाइल रेडिकल बने होंगे, वही आमने सामने आ गए होते। यस, तो ये क्या बना, ईथेन। What are the possible products? Ethyl chloride, HCl, ईथेन। मीथेन के क्लोरीनेशन में ईथेन का बनना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, व्हाई देयर इज ईथेन फॉर्म्ड इन हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसको पूरा का पूरा मैकेनिज्म आता है। तो इसमें ईथेन भी बनता है, ऑब्जेक्टिव के वक्त ध्यान रखिएगा, इंटीजर टाइप में। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, तो आप HCl भी दे दोगे, वन इक्विवेलेंट में एक ही दे रही हूँ Cl2, राइट। तो आप ना भी दूँ एक, बाकी तो गिनी लोगे आप लोग कि आप मोनोक्लोरो बना लोगे, डाई बना लोगे, ट्राई बना लोगे, टेट्रा बना लोगे, HCl बना लोगे, 5 पे रुक जाओगे, छठा ये, राइट। इफ I am asked how many products can be formed,
हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ये नहीं, ये माइनर है, ठीक है, फिर वही दोगे। डन। चलिए अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म आप देखेंगे, एक फॉर्मेट है ऑर्गेनिक पढ़ने और पढ़ाने का। पहले रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म, उसके बाद उसकी बुलेट्स। क्वेश्चंस हमेशा बुलेट्स पे आते हैं या प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स पे आते हैं या हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पे। रेट ऑफ हेलोजिनेशन, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस? हेलोजन का हो क्या रहा है रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से, मतलब अगर आप देखो हेलोजन का फ्यूचर क्या है इस रिएक्शन में? खुद क्या कर रहा है ये? अपना क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। तो सामने वाले का क्या कर रहा है ये? अब सोचना, अगेन इंटेलिजेंट गेस, नॉट गेस, इंटेलिजेंट आंसर। करा चुकी हूं चैप्टर पी ब्लॉक। एफिनिटी देखो, एंथैल्पी देखो, दोनों ही Cl की ज्यादा है फ्लोरीन से। फ्लोरीन इज टू स्मॉल टू अकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। फिर तुम्हारा Cl2 आगे होता, फिर ये होता तुम्हारी एफिनिटी और गेन एंथैल्पी। जो भी बोलेगा वो गलत है, उससे तो ऑर्डर ये होना था। और आगे जाओ, पूरा चैप्टर पढ़ा है, टेस्ट लिया है, और अभी आज घर जाके पी ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव टेस्ट के क्वेश्चंस में देखना, ये क्वेश्चन भी है। पहले फ्लोरीन को क्या करना पड़ता है अपने आप को? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। पहले तो बनेंगे 2 फ्लोरीन, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और वो क्या एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस सॉरिश। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी, तब जाके हमें पता लगता है कि कौन सा एनायन बन पा रहा है। दिस एनर्जी इज टू लेस, क्योंकि F और F तो पहले ही टूटने को तैयार है। F से F नेगेटिव बनना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी टेंडेंसी है, ये थोड़ी सी रिलीज करेगा, थोड़ी सी, मानो 345 किलो जूल पर मोल रिलीज कर दी। इधर ये कितनी रिलीज कर रहा है? ये 1000 किलो जूल या 10,000 किलो जूल या 15,000 किलो जूल रिलीज कर रहा है। डिसाइडर कौन बना? फैसला किसका रहा? मेजर डोमिनेट कौन कर गया? हाइड्रेशन। क्यों भाई? क्योंकि क्लोरीन में तुम आओगे, ये शायद -360 हो, तो तुमने रिलीज्ड एनर्जी पे आंसर दिया, तो तुम क्लोरीन को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग दोगे। बट पता क्या चला? E0 वैल्यू तो F2 की सपोर्टिव है। फिर घर बैठ के सोचा, जब E0 वैल्यू F2 की सपोर्टिव है तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो हो रहा होगा पक्का। यहां तक तो Cl2 जीत रहा था कि मैं पहले, लेकिन यहां के बाद स्मॉलर साइज, हाई हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ -1000 रिलीज हो रही थी, शायद यहाँ -700 रिलीज हुई। नेट सम क्या आया? कौन ज्यादा रिलीज कर रहा है? तो एसर्शन रिएक्शन तो उड़ गया मेरा। ये उनको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी लाना है, यही लाना है, उन्हें पता है हम भूलेंगे। तो जब भी आपको, और अब आपके साथ बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार करूंगी ऐसा, कि भाई तुम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कंपैरिजन कर रहे हो। आज एक क्वेश्चन किसी से डाउट डिस्कस हो रहा था, आयरन की +2 ज्यादा स्टेबल है कि +3? आपने तो बताया है अप्रोक्सीमेटली सेम ही है दोनों की स्टेबिलिटी, बट E0 वैल्यू चेक तो करो। इलेक्ट्रो वाले चैप्टर में F से F2, सॉरी, आयरन से F2 बनना, Fe2 बनना, और आयरन से Fe3 बनना, वहां से जाके ढूंढो कौन है। रीजन क्या रहेगा? हाइड्रेशन। ना, जरूरी नहीं है, यहां था, वहां सोचेंगे क्या रहेगा, पहले सोचो। तो अब याद आ जाएगा ये क्या था। 2 मिनट और, ये क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी, विच इज फाउंड बाय E0 वैल्यू, सपोर्टेड बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर? चलिए, हाँ जी। क्या वजह है? सब्स्टिट्यूट होने वाले हाइड्रोजन्स का ऑर्डर ये है, Cl फ्री रेडिकल ढूंढ के उस हाइड्रोजन को निकालेगा जो टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा है। फिर जब वो खत्म हो जाएंगे तो सेकेंडरी के साथ, वो खत्म हो जाएंगे तो प्राइमरी के साथ। क्या वजह है? हाइड्रोजन वो पहले निकलता है जो टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हो। ओके ओके, कार्बोकेटाइन में फ्री रेडिकल बनता है सर, यही सुनना था। टर्शरी में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती, बड़ी लूज बॉल है, मैं छक्का ही मारूंगी उस पे।
सामने वाला घेर लेगा तुमको, इट इज अ वेरी लूज बॉल। आप बोलिए, जब आप सेकेंडरी पोजीशन से H फ्री रेडिकल निकालोगे तो उसके बाद क्या बचेगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। तो इसीलिए वो प्राइमरी से जब निकालेगा और सेकेंडरी से जब निकालेगा, दोनों चीजें आपकी आंखों में, आपके दिमाग में आनी चाहिए। सिंस प्राइमरी फ्री रेडिकल जो H रेडिकल निकलने के बाद बना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो सेकेंडरी वाले कार्बन का H रेडिकल निकलने के बाद बना, उसमें स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। फिर आता है जो आपने बिल्कुल सही कहा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म ज्यादा है, 2 अल्फा कार्बन, उसके साथ कुल मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। क्लियर है? तो अब टाइम लीजिए जवाब देने में, लेकिन सोच के दीजिएगा क्योंकि अब मेरे को रिटेन करने वाली स्टेज आ गई। रेपिटेशन है ये आपके लिए, ये मत सोचना मैं नया पढ़ रहे हो। दिस इज रिवीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो अब आप क्या करेंगे, यहां पर मैकेनिज्म एक बार देखिए, क्या मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बन रहा था? ये रहा। यस, कौन सा फ्री रेडिकल? कार्बन का फ्री रेडिकल। यानी एक Cl फ्री रेडिकल के बाद यहां पर एक कार्बन रेडिकल और एक H रेडिकल बन रहा था, टूट के बराबर बराबर बंटवारा हुआ, तो ये H भी एज रेडिकल निकला, ये C एज रेडिकल छूट गया। H एज रेडिकल निकल के क्या चला गया? HCl। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? कौन से रेडिकल H का निकलना ज्यादा इजी है? वो जो टर्शरी कार्बन से लगा हो, वो जो सेकेंडरी कार्बन से, कि वो जो प्राइमरी कार्बन से? टर्शरी कार्बन से लगा हुआ H एज रेडिकल बनेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा? टर्शरी रेडिकल ऑफ कार्बन। सेकेंडरी से H निकला तो पीछे क्या छोड़ेगा? सेकेंडरी रेडिकल। प्राइमरी से निकला तो पीछे क्या छोड़ेगा? प्राइमरी रेडिकल। कौन सा मेजर बनना चाहिए? सेकेंडरी, क्योंकि लाइक कार्बोकेटायन टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे को मेजर प्रोडक्ट ढूंढना इसमें भी आना चाहिए, बट इसमें शिफ्ट्स नहीं होते। सो नो इश्यू ऑफ शिफ्ट्स। रेडिकल्स में कभी शिफ्ट नहीं मिलते, तो आंख बंद करके इसमें मेजर कौन सा होगा? रेडिकल, ऊपर लिख दिया, सॉरी दोबारा नहीं लिखना चाहिए। तो मेजर रेडिकल ये, तो मेजर प्रोडक्ट भी आप इससे निकाल लेंगे। डन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नॉट पॉसिबल, पहले ही आपको चैप्टर स्टार्ट में ही बता दिया गया है। फ्लोरीन आप डायरेक्टली ला ही नहीं सकते, लाएंगे उससे पहले सब उड़ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि आप मीथेन इथेन जिस टेम्परेचर पे उस पर आप फ्लोरीन को ला सकें। फ्लोरीन को जिस टेम्परेचर पे लाएंगे मीथेन इथेन फ्रीज हो जाएगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो डोंट वरी, आप कर ही नहीं सकते, ढूंढना ही नहीं है। पेन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तीसरी चीज आती है आयोडीनेशन। राइट, आयोडीनेशन मैंने बहुत कम लिया है। रेड फॉस्फोरस विद I2 लिया, ठीक है, HI की भी ली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आयोडीनेशन मेरी चॉइस में कभी नहीं आएगा। मुझे जब भी कुछ करना है ना, मैं हमेशा Cl2 Br2 की तरफ भागूंगी। I2 बहुत कम चूज करूंगी मैं, इसलिए नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा दिक्कत देता है ये बस। अगर आप अगेन अब थोड़े साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर लाने शुरू कर दिए, बेंजीन लाना शुरू कर दिया, अब आपके पास इसमें कितने तरह के H हैं? 3 तरह के। इस H को क्या बोलूंगी मैं? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ। इस H को क्या बोलूंगी? सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ। इस H को क्या बोलूंगी? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, डबल बॉन्ड नहीं आता कभी, एल्कीन में कभी नहीं बोलते, बेंजीन में। तो इसको बोलूंगी है तो हाइड्रोजन ही, बट एराइलिया डबल बॉन्ड से कभी भी वो H नहीं निकलता जो डबल बॉन्ड के ऊपर है। इस रिएक्शन में आपने अगर ध्यान दिया हो, मैं मीथेन इथेन प्रोपेन पे ही रहूंगी। दिया क्या? अब तो रिएक्शन दिया ही नहीं कुछ। HNu के बाद I2 पे जब अटैक होगा, HNu देने के बाद, तो आप जानते हैं यहां से क्या चीज बन के निकलेगी? I रेडिकल। I रेडिकल क्या करेगा? या इसको अटैक करेगा, इसको, आपको परेशान करने की। और यही अगर आप इसकी बुक्स पढ़ेंगे, अब इसकी DPPs करेंगे, तो आपको 3 तरह के H कलर करके दिए होंगे, उस पर 1 2 3 लिखा होगा।
विच कैनॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय दिस, वो इंटीजर टाइप में नंबर देना होगा। इस पे अगर मैंने नंबर 3 दे रखा है तो आप कहोगे 3 इससे सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल, I फ्री रेडिकल, कोई भी फ्री रेडिकल सिर्फ उसी हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करता है जो हाइड्रोजन एल्काइल हैलाइड पे हो, जो हाइड्रोजन ऐसे नॉट एल्काइल हैलाइड सॉरी, जो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो सब्सटीट्यूशन अलाउ ही नहीं करता, वो अपने H नहीं छोड़ेगा। तो ये वाला H कैनॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। अब फिर से क्लासिकल बेसिक क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये कि ये ऑब्वियसली पहले सेकेंडरी निकलेगा, नॉट ओनली सेकेंडरी, भाई बेंजाइल है, बेंजाइल फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, इसको सेकेंडरी मत बोल देना कि कहो रीजन गलत क्यों हो गया मैम, सेकेंडरी ही तो था। नॉट ओनली सेकेंडरी, इसका बेस्ट रीजन क्या होगा, बेंजाइल सेकेंडरी। यस, आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया, मेजर। तो ये तो वो था जब तक हम पढ़ रहे थे। आयोडिनेशन क्यों लाई हूँ इसके लिए, ये तो मैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन भी पढ़ा लेती, तो अब तक मैं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के हिसाब से ही पढ़ा रही थी, लाइक आयोडिनेशन। एक नई प्रॉब्लम आयोडिनेशन में आई, HI। भाई क्लोरीनेशन में क्या बन रहा था, बाय प्रोडक्ट HCl। आप समझ पा रहे हैं, रिटेन हो पा रहा है, कहीं ऐसा नहीं 5-7 फेज बिल्कुल ब्लैंक है, तो उससे मुझे लग रहा है कि कहीं मैं ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही। ब्रोमिनेशन में बाय प्रोडक्ट क्या था, HBr। आयोडिनेशन में बाय प्रोडक्ट क्या होगा, HI। एक H रेडिकल निकला, एक बचा हुआ Cl रेडिकल निकला, बन गया जी। ऐसे ही एक H रेडिकल और एक I रेडिकल निकला। तो जो HI बना वो रुकेगा नहीं, उसकी एक प्रॉब्लम है। H और I लास्ट क्लास, इसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट है, ये तुरंत टूट जाता है साइज इनकम्पैटिबिलिटी से। साइज इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से तुरंत टूटा, वापस गया, मेरे को मेरा I वापस दो, बैक मार गया, ईल्ड अफेक्ट हो गई, बैकवर्ड चला गया, जहां थे वहीं पहुंच गए। मुश्किल से 25% रिएक्शन हुआ होगा, 75% लौट गया, मेरा खर्चा, मेरा टाइम, मेरे रिसोर्सेज सब खत्म। तो अब मेरे को तो बनाना है, मेरे को आयोडिनेशन करना है, तो हमेशा ये प्रॉब्लम है, ये तो कोई मेरे पास तरीका ही नहीं। फिर तरीका खोजा गया, तो फिर क्या कहा गया, कुछ ऐसा डाल दो टेस्ट ट्यूब में जो बनते ही HI को खा जाए, कंज्यूम कर जाए। तो उसके लिए HI जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दबा के एकदम से टूट के सामने वाले पे रिएक्ट कर जाएगा, उसको I2 में अगेन कन्वर्ट कर देगा, एंड आई एम नॉट लेफ्ट विद द रिएक्शन। एक्चुअली उस रिड्यूसिंग एजेंट को बिजी करने के लिए तुम कुछ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ही बैठा दो टेस्ट ट्यूब के अंदर, कि हम बैठे हैं, आ बेटा HI बना नहीं कि ये उससे रिएक्ट कर जाएंगे, उसको कहीं और ही लगा दिया कि तुम हमारे आयोडाइड को मत छुओ। तो उसकी वजह से ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, दे विल कंज्यूम द I2 बीइंग फॉर्म्ड। हाउ, उसको प्रेजेंट कर रही हूँ। इतना तो NCERT में दिया है, ये येलो वाला NCERT में नहीं दिया, कि HI को HiO3 से आपने रिएक्ट कराया तो उससे क्या बनता, I2। तो ये तो अब HiO3 क्या है, HiO3। तो इस HI ने उल्टा क्या फायदा दे दिया मेरे को, खुद किस में कन्वर्ट हुआ, I2 में। अब इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच है तो उसका तो रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो गया, राइट, उसको तो रॉ मटेरियल उल्टा और मिल गया। तो ये बाय ज्यादातर इंडस्ट्रीज आप देखेंगे बाय प्रोडक्ट के दम पे चलती हैं, या तो महंगी बिकती हैं या उसको फिर से यूज किया जा सकता है। ज्यादातर इंडस्ट्री बाय प्रोडक्ट के दम पे कॉस्ट डिसाइड करती है प्रोडक्ट की। लोग नोट कर रहे हैं, करते रहे, बाकी लोग रिटेन करें। यानी मेरे को ब्रोमिनेशन करनी है एल्केन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Br2 विद HNu ले आओ। क्लोरीनेशन करनी है, Cl2 विद HNu ले आओ। लेकिन अगर आयोडिनेशन करनी है, I2 विद HNu ले आओ, बट साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3। एक आधा और मिल सकता है, एटसेट्रा लिखा है, DPP के किसी रिएक्शन में कहीं ना कहीं एक आधा और टकरा सकता है। 3 ही है इसके सिर्फ जो यहाँ मैं यूज कर सकती हूँ। सो ये मेरे पास हुई पहली प्रिकॉशन। फ्लोरिनेशन के लिए नहीं कर सकते। कौन सा रेडिकल प्रेफरेबली सबसे पहले सब्स्टिट्यूट होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इतना याद रहेगा। मेथड कौन सी चल रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स बाय हेलोजन रेडिकल। हेलाइड मत बोल देना,
हेलोजन रेडिकल आके एल्केन के एक H को सब्स्टिट्यूट करता है। देखिए कितना याद हुआ आपको। इसका मेजर प्रोडक्ट बताना। केशव भी नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड है, वैसे भी बड़ा खतरनाक है। ठीक है, वैसे भी बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग में दूसरा रीजन चल रहा है जो है नहीं। डबल बॉन्ड पर सी, डबल बॉन्ड सी पर जो H लगे हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करता। अब ये सी डबल बॉन्ड सी पर H लगे हैं, ऐसी भाषा मिलती नहीं, ऐसी भाषा सिर्फ हम बात करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? विनाइल। तो असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट्स में क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा? ये विनाइलिक है, ये लोकेशन विनाइलिक है। विनाइलिक हाइड्रोजन डू नॉट पार्टिसिपेट इन सब्स्टिट्यूशन एवर, whereas एल्काइलिक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट। तो इसमें कितने एल्काइलिक हाइड्रोजन थे? 6 के 6 पार्टिसिपेट करेंगे अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट ना लिख के एक्सेस बोला होता तो। बट ठीक है, अभी जिस तरह से क्लास का फ्लो चल रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप तो एक क्लोरो पे चुप हो जाओगे। प्लीज ध्यान देना, एक क्लोरो पे तब चुप होना है जब मैं बोलूं एक इक्विवेलेंट। मुझे चुप कराना पड़े भाई, मान जाओ, एज्यूम कर लो मैं अभी एक क्लोरो ही बोल रही हूं, तब मानूंगी तुमने बात को पकड़ा। यही गलती होगी। अब ऐसे में इतने सारे केसेस कराऊंगी, इनप्रॉम्प्टू कुछ याद आया मेरे को, तो आपने देखा मैंने फ्रेश लिया क्वेश्चन, प्लान में नहीं था तो मैं नहीं लिखा 1 इक्विवेलेंट। आपने 1 क्लोरो या जो भी बोल दिया, डन, और हम आगे बढ़ गए। उसके बाद आदत ही पड़ गई 1 क्लोरो, सारे बनने 1 बाय 1। बंद नहीं होता है रिएक्शन जब तक आप ना करो। क्लियर? तो अब रिटेन हो गई चीजें। विनाइलिक हाइड्रोजन याद रहेगा आज के बाद। अगले चैप्टर्स में नहीं है मैं दिखाने वाली कि बच्चों विनाइलिक कौन सा है, ठीक है? अगले में नहीं आया तो सिर्फ ताना मारूंगी। अब आ जाते हैं इसका वो एरिया जो एनसीईआरटी से बाहर का है। 2 स्लाइड्स आपको एनसीईआरटी के बाहर की मिलेंगी। अब अगर आप ब्रोमिनेशन करने चले, ये रिएक्शन में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी डिफरेंट। ये पूरा पिछले साल आपने किया है। अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करने आ रहा है, उसकी पकड़ इतनी तगड़ी है, वो इतना ज्यादा सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मतलब ढूंढ के एक ही चीज, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। टर्शरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने में उसका रेट देख रहे हो 1600 टाइम्स प्राइमरी। तो कितना सटीक है भाई, 1600 गुना फास्ट है एज कंपेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी 50 भी होंगे ना एक एल्केन में, बहुत बड़ा एल्केन दे दिया, और टर्शरी एक ही है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो 1600 गुना ज्यादा प्रिसाइज है। सेकेंडरी 82 टाइम्स ऑफ प्राइमरी। तो आप कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये इतनी बड़ी वैल्यू है। ब्रोमिनेशन इज वेरी हाई सिलेक्टिव, ये ढूंढ के टर्शरी लेगा। चाहे 50 प्राइमरी के सामने आप एक टर्शरी दो कि भाई प्रोबेबिलिटी है प्राइमरी इतने ज्यादा है, वो पहले टकराएंगे, शायद प्राइमरी वाला मेजर हो जाए। नहीं, ब्रोमिनेशन की आंखों पे पट्टी है, ब्रोमीन की आंखों में पट्टी बंधी है, और उसको एक ही चीज दिखाई दिया जा रही है, वो है टर्शरी हाइड्रोजन। उसके लिए सेकेंडरी प्राइमरी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये मेजर नहीं, ये वेरी वेरी मेजर। अब इसमें मेजर माइनर नहीं आ सकते, ये है ही सिलेक्टिव, काहे का माइनर? इसमें तो सिर्फ मेजर बनने वाला है। ठीक है, तो ये ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन में काफी कम सिलेक्टिविटी है। आप देख रहे हैं रेट्स 5:3.8:1। तो इन दोनों में तो फिर भी कुछ डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। ये तो दोनों ही के बीच में पड़ा हुआ है लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट मीन नहीं है, ये दोनों के बीच में पड़ा हुआ है। सो क्लोरीनेशन इज लेस सिलेक्टिव, यस। ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव, यस। क्लियर है ये बात? इसको यूज करें थोड़ा सा। इसका मेजरेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैंने बना दिया। माइनर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बनेगा मैं ये नहीं कह रही, 0.1% शायद बन जाए। तो मेजर प्रोडक्ट सही बनाया इसका मैंने, देख लेना। एग्री करते हो मेजर प्रोडक्ट से एवरीवन? नो प्राइमरी होने के बावजूद भी ये किसको चूज कर रहा है? ये टर्शरी को चूज कर रहा है।
तुम 9 छोड़ो 50 देते तो भी ये टर्शरी को चूज करता, इसके लिए प्रोबेबिलिटी का कोई लॉजिक ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये क्या बनाया है मैंने, आइसोब्यूटेन। आई होप सबको याद है आइसो क्या था, सेकंड नंबर के कार्बन पर एक ब्रांच। नाउ सेम रिएक्शन अगर मैं क्लोरीनेशन करती, इसमें माइनर प्रोडक्ट शायद 0.1% है, इसमें माइनर प्रोडक्ट 20-30% होगा, अब जो भी होगा ये बताने की कोशिश है यहाँ पे। एनीवेज क्या लगता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अंदाजा थोड़ा +1 याद कर सके तो, अब तक याद आया हो तो, बाकी फिर हम तो बता ही देंगे। जब भी फाइट प्राइमरी और टर्शरी के बीच में आएगी आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लगाएंगे। प्राइमरी और टर्शरी में क्लोरीन में भी कौन जीत रहा है, टर्शरी। प्राइमरी और टर्शरी की फाइट में टर्शरी बाजी मार ले जाएगा, ठीक है। तो अब लिख सकती हूँ मेजर कौन सा और ये कौन सा, माइनर। लेकिन जहां पर टर्शरी नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, वहां प्रोबेबिलिटी फैक्टर गिनना पड़ेगा। कैसे, कौन सी गिनती, ये समझिए। सारा आपकी +1 की स्लाइड से ही, नहीं ये लास्ट ईयर +2 में तो था, मुझे याद नहीं प्रोबेबिलिटी फैक्टर मैंने लास्ट ईयर कराया है कि नहीं, +1 में। तो +1 में यूजुअली मैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लाती यूजुअली। अब आप देखो ब्रोमिनेशन में तो कोई फाइट ही नहीं है। अब आप देख लो सेकेंडरी और प्राइमरी का रेशो क्या था, देख के नहीं, देखो किसके दिमाग में है। सेकेंडरी प्राइमरी का ब्रोमिनेशन में रेशो क्या था, 82:1। 82 बहुत बड़ा है 1 से। तो अभी भी यहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई फाइट नहीं है, पक्का आंख बंद करके ब्रोमीन यही जाएगा 82। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, आप मेरे को बताएंगे इसके अंदर कितने सेकेंडरी हैं, 2। सेकेंडरी कितने टाइम्स था, 3.8 है ना, बताना टोटल 7 पॉइंट। प्राइमरी कितने हैं, और प्राइमरी का रेट क्या था, 1। वैल्यू क्या आई, कौन डोमिनेट कर गया, यहां क्या डोमिनेट कराया मैंने, क्यों 55% क्यों लिखा है इसके आगे, मैं क्यों लिखा है भाई, मैं खुद परेशान हो रही हूँ, क्यों लिखा है मैंने। सेकेंडरी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसके आगे क्यों 55% लिखूंगी मैं, ये 45% होना चाहिए। दिस शुड बी द माइनर प्रोडक्ट। आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन दिस, और अगर मेरे से कोई गलती हो रही होगी तो आई विल कम बैक, ठीक है, इस पे वापस आएंगे। ये क्या होना चाहिए था, माइनर। मैंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर प्रॉपर लगा के बताया किसकी वैल्यू ज़्यादा। तो ये तो माइनर है, तो आप अपनी कॉपी में मेजर बना लेना, माइनर बनाते अच्छा नहीं लगता। ऑल दो जिसने माइनर बना लिया उसको मेजर पता लग गया। जब जब प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी में फाइट करोगे आपको क्या लगाना है, प्रोबेबिलिटी। खबरदार जो प्रोबेबिलिटी ब्रोमिनेशन में लगाया, प्रोबेबिलिटी कहाँ लगता है, क्लोरीनेशन में, क्योंकि ब्रोमिनेशन तो सुपर सिलेक्टिव है भाई, अपना तो रूल तय है किसको निकालना है। इतना हो गया। अब 2-3 क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी इसमें, नहीं तो मैं इसको सेटल नहीं मान सकती कि आपको आया कि नहीं आया, कैसे निकालना है मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं लाई हूं इस पे जितने भी हिमांशु पांडे बुक में क्वेश्चंस थे इस पे सारे उठा लाई जो आपसे करवा रही हूं। थे ही 2-3 चेक। ब्रोमिनेशन बताओ पहले, ब्रोमिनेशन में क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, ये तो बना ही लोगे, मुझे बताना भी नहीं चाहिए। क्लोरीनेशन में काउंट 4 क्या है, सेकेंडरी, और चारों आइडेंटिकल हैं, चारों हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगे हैं चेक, उनका एटमॉस्फेयर सेम है। ये एटमॉस्फेयर वाली बात क्या बोल दी, थोड़ी देर में क्लियर होगा। बट अभी 4 × 3.8 कर दो बच्चों, और दूसरी तरफ 6 × 1, दिख ही रहा है कौन सा बड़ा होगा, क्या मेजर होगा। दोनों में मेजर प्रोडक्ट सिमिलर ही होगा, 2 ब्रोमो या 2 क्लोरो, ठीक है। आ गया मेजर प्रोडक्ट आपकी उसमें कॉपी में। तो इसमें भी मेजर प्रोडक्ट वही, यानी ब्रोमिनेशन कर लो या क्लोरीनेशन कर लो, दोनों में मेजर प्रोडक्ट सिमिलर ही होगा। सेम तो नहीं है ब्रोमीन क्लोरीन, बट सिमिलर होगा, ठीक है। One of the best question I can find is this.
आपको बकायदा ऐसे एक कंपाउंड बना के दिया और क्या पूछा है इसके अंदर, मेजर माइनर तो बात की बात है, रेशियो ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसको अलग बोला है। नंबर 4, इसको भी तो प्राइमरी रखना चाहिए था, नंबर 4 क्यों दिया? एनी गेस? ये भी प्राइमरी थे। अब ये मान के चलेंगे हम कि हमको आता है जो बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब क्या होता है, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी और इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये मैं मान के चलूंगी, ये सब बच्चों को पता है। तो यहाँ पर कुल मिला के मैंने प्राइमरी का रेट 1 था क्लोरीनेशन में, 6 से मल्टीप्लाई किया, करना 9 से चाहिए था, प्राइमरी 9 है लेकिन मैंने 6 से किया। फिर मैंने, चलते हैं आगे, नंबर 3 पे तो एक ही हाइड्रोजन बचा है सिर्फ, और वो कौन सा? टर्शरी, और टर्शरी की वैल्यू 5 थी, रेट 5 × 1। सेकेंडरी पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, 2 × 3.8। यहाँ तक तो मामला सेट था, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं रेशोज के। अब उसमें हमको ये दिक्कत है कि आपने इसको अलग क्यों लिखा है, रेशो 6:5:this:3 क्यों आया? यहाँ 9 आना चाहिए था, नहीं आया ये रेशो। क्या फर्क लग रहा है आपको? इन दोनों कार्बन्स को तो तुमने सेम ले लिया, इसको डिफरेंट ले लिया। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था पिछली स्लाइड पे, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग। जिस प्राइमरी कार्बन की सराउंडिंग सेम है, पड़ोसी सेम है, उनको मैं एक साथ गिनूंगी, उनके हाइड्रोजन को। इसका कहाँ भाई, इसका तो बड़ा फायदा है, ये तो टर्शरी के पड़ोस में है, ये किसके पड़ोस में है? सेकेंडरी के पड़ोस में। ये सारे प्राइमरी एक नहीं हो सकते, ये अलग हो गए। अब बताइए कौन सा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? वैल्यू किसकी सबसे बड़ी आ रही है? सेकेंडरी की, राइट? सेकेंडरी की वैल्यू बड़ी, तो पहली बार हुआ टर्शरी मेजर नहीं बना। जब जब कंपैरिजन में तुम्हारा सेकेंडरी सीन में आ गया, तुम्हें प्रोबेबिलिटी फैक्टर लेना पड़ेगा। जब जब तुम्हारे कंपैरिजन में प्राइमरी और टर्शरी है, तुमको प्रोबेबिलिटी फैक्टर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इसमें अगर मैं सोचती 9 ले आती ना, तो 9 तुम तो प्राइमरी बना के देते मेरे को मेजर। क्यों कराना ये जरूरी था? इसमें 2 बड़ी इंफॉर्मेशन, एक तो सारे प्राइमरी एक साथ मत ले लो, आप 9 प्राइमरी की गिनती करके ये तो प्राइमरी बनाते हैं आप मेजर। प्राइमरी एक जैसे एक साथ रखो, एंड व्हेनेवर देयर इज सेकेंडरी इन बिटवीन, यू हैव टू गो फॉर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब सोचो इसका मेजर प्रोडक्ट, अब कहूंगी ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। जब तक प्रोबेबिलिटी फैक्टर का यूज ना करा दूं, तब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, राइट? अनंत, कैन यू गेस ब्रोमिनेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? आंख बंद करके टर्शरी। वो तो भाई कितने कितने ज्यादा सिलेक्टिविटी को लेके आया है, उसमें तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। इसलिए बार बार इसका सामना होना रेयर होगा, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी कम है, बट दिस इज अ फैक्ट। क्लियर? सो आपको आइडेंटिफाई करना है एक एल्केन का स्ट्रक्चर, C5H12 एक एल्केन है ये। पहले तो मैं फॉर्मूला चेक करूंगी, एल्केन है ना, CnH2n+2, यस ये एल्केन है। अगर मैंने इसका हेलोजिनेशन किया, ऑफ कोर्स जो रिएक्शन चल रहा है उसी रिएक्शन की बात हो रही है, बुक में देखेंगे तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन लिखा होगा। मोनो हेलोजिनेशन यानी एक ही हेलोजन लगा रही हूं मैं एक H की जगह, उससे एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बने। ढूंढो ये एल्केन कौन सा। ये वो टॉपिक है जो क्लास 11th में जाना जाता है, आइसोमेरिज्म, राइट? अब आप कहोगे ये तो पेंटेन है मैम, ये क्या सोचना, और एक बच्चे की इंस्टिंक्ट क्या है, लो पेंटेन बना दिया, क्यों इतना सोच रहे हो? मोनोहेलोजिनेशन करना है, कहीं भी करो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो मैंने पहले इसका H हटा के Cl लगा दिया, 1 क्लोरोपेंटेन। ये रिपीट है, मैंने आपको 11th में भी कराया है। इसका लगाती 2 क्लोरोपेंटेन, ये तो दूसरा आइसोमर आ गया। इसका लगाती 3 क्लोरो, ये तो 3 आ गए, तो ये तो थर्ड वाले का आंसर है। कौन सा एल्केन है जिसमें कुछ भी कर लो, किसी भी जगह पे लगा लो, हर बार IUPAC नेम सेम आएगा?
कहीं से आया सेकेंडरी, इज इट सीरियस, शुड आई राइट? चलो रुक जाती हूँ। नियोपेंटेन, सेकेंडरी तो कुछ होता ही नहीं बेटा, सेकेंडरी पेंटाइल होता है, यहाँ पेंटेन की बात हो रही है। नियोपेंटेन सोचिए क्या होता है, पहली क्लास नियो आपको सिखा दिया गया था। कहीं भी लगाओ Cl H की जगह, IUPAC नेम सेम आएगा, हाँ या ना? इसके लिए अगर मेरे को पेन उठाना पड़ गया, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। टाइम लगने दो बेशक, लगने दो 5 मिनट, अपने दिमाग को मजबूर करना पड़ेगा बेटा, सोच, पेन नहीं उठाना, राइट? ये थोड़े दिन बाद ऐसा आसान हो जाना चाहिए जैसे 2 2 4, ये वो होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया। क्या बिना पेन उठाए आप मेरे को सेकंड का आंसर दे सकते हैं? आइसोब्यूटेन बना लेते हैं एक बार, दूसरे नंबर पर एक कार्बन। अगर आपको कभी H लिखने से बचना है कि क्यों बार बार H लिखूं, प्लीज यूज बॉन्ड लाइन नोटेशन, उसमें अलाउड होगा H छोड़ना। CCC बनाया तो बोर्ड की कॉपी में नंबर कटे, मैंने देखे हैं फोटोस्टैट में, ठीक है? तो सिर्फ CCC बना के काम नहीं चला सकते, H बनाना पड़ेगा। बेटर यूज बॉन्ड नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखना ये बन गया आइसोब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन, दूसरे पे एक ब्रांच। कितने मेरे को आइसोमर चाहिए? 4, चेक। एक यहाँ लगा दूँ तो 1 क्लोरो, एक यहाँ लगा दूँ तो 2 क्लोरो, एक यहाँ लगा दूँ तो 3 क्लोरो नहीं होगा, फिर नंबरिंग इधर से होगी। 2 क्लोरो 2 मिथाइल, फर्क हो गया। चौथा यहाँ लगा दो, तो कहोगे ये भी तो 1 क्लोरो है, ये भी 1 क्लोरो है। नहीं, ये 1 क्लोरो तो है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, ये है आइसोमेरिज्म का यूज। 11th क्लास में जबरदस्ती शीट बना के दी है तुमको आइसोमेरिज्म की, चेन आइसोमेरिज्म की। क्या करूं, ये आते आते हाइड्रोकार्बन चैप्टर आ जाता है। ये मिलेंगे इस साल तुमको आइसो, समझ गई ये चीज एवरीवन? ये क्वेश्चन हो जाएगा NCERT इन टेक्स्ट के 3 पार्ट से, और तीनों के तीनों मैंने करा दिए। एक और पूछूं ना, मैं लिख रही ना कुछ, आप ऐसे ही बताइए। C5H10 पर मोनोहेलोजिनेशन करूं, एक ही आइसोमर बनेगा। C6H12, माय बैड, सॉरी, C6H12 पर अगर मोनोहेलोजिनेशन करूं, एक ही आइसोमर बनेगा। मोनोहेलोजिनेशन वाया दिस मेथड ओनली, साइक्लोहेक्सेन। मैं बहुत देर से एंटिसिपेट कर रही थी, कोई तो बोले, किसी ने बोला ही नहीं कि मैम ये तो एल्केन का फॉर्मूला ही नहीं है। मतलब आपने चेक ही नहीं किया, ठीक है, चेक करते तो फंसते। तो एल्केन का फॉर्मूला ही नहीं है, नो रिएक्शन। बट नहीं, ये साइक्लो एल्केन है। आई वॉज वेटिंग कोई ये गलती करे, क्योंकि मैंने करवाना चाहा ये गलती, वरना मैं वो लाइन ना बोलती जो मैंने बोली पिछली स्लाइड में। मैंने क्या बोला था इसमें आपको? पहले आप देखोगे ये एल्केन है, हाँ है, क्योंकि अगला क्वेश्चन पहले ही प्लान में था। फिर आप देखोगे एल्केन है और आपकी गलती होगी, इट फेल्ड। गुड, प्लानिंग तो कुछ ऐसी थी, सोच तो और सालों से करती आ रही हूँ, कोई पहली बार नहीं कि मैंने आज सोचा कुछ नहीं। ये एक्सपीरियंस से यही आ जाता है कि इसके बाद यही पूछना चाहिए। तो जब मैंने आपको कहा वाई आई चेंज इमीडिएटली C5H10, जस्ट टू टेल यू कि मैं बड़ा जेन्युइनली सोच के प्लान कर रही हूँ C6H12, कि ध्यान ना जाए। ऊपर तुमने C5H12 लिखा है, यहाँ तुम C5H10 लिख रहे हो। मैम मजाक ही, एल्केन नहीं है, मैं बस ये पकड़वाना चाह रही थी। तो C5H10 हो, C6H12 हो, C4H8 हो, कुछ ही ले आऊं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इनमें एल्केन का फॉर्मूला मैच नहीं करता। यस, बट ये साइक्लो एल्केन है। साइक्लो एल्केन में आप कहीं पे भी एक H हटा लो, एक ही चीज बनेगी। मोनोक्लोरिनेशन, मोनोहेलोजिनेशन के बाद एक ही आइसोमर बनेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी आई हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन नाउ रेडी विथ मी। इनमें से किस किस में मोनोहेलोजिनेशन पे एक ही आइसोमर बन सकता है? कुछ भी पूछ लेंगे। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन अब आएंगे अच्छे, लास्ट ईयर तुम इतने नहीं पूछ पा रहे थे। क्लियर एवरीवन? अब अगेन ये एनसीईआरटी से बाहर जा रही हूं मैं, नहीं, पहले 2 पार्ट्स एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, सॉरी, नीचे वाला है। टेल मी द प्रोडक्ट मेजर।
पिछला क्वेश्चन यही करा के आई हूँ, नियोपेंटेन सबसे पहले जो चेतन ने आंसर दिया यही है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आपके पास आता है तो आप दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स एक इक्विवेलेंट बोल रही हूँ, दे पाएंगे? ये तो मोरल बूस्ट करने के लिए था, ये चाहिए। किधर का H पहले निकलेगा? बिना पाई बॉन्ड वाला, तो ये पाई बॉन्ड। बिना विनाइलिक वाला बोल दो। मैम विनाइलिक को हाथ मत लगाना। यस, आदत कैसे पड़ेगी विनाइलिक बोलने की? ऐसे ही। तो भाई यहाँ तो आप देख भी नहीं सकते विनाइलिक, यहाँ आप देख भी नहीं सकते। फिर पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 4, 5। जब ऑब्जेक्टिव में देंगे तो 6। और ये एनसीईआरटी का है। इनटेक्स्ट सॉल्ट दे रखे 8, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, वहां से लाई हूं। और अगर कंपटीशन में है 6 और 7 कर देंगे। कौन सी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा? 1 और 5 दोनों पे। क्यों? 1 और 5 पे सब्स्टिट्यूशन होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब यहां से आप एक H रेडिकल निकालोगे, पीछे क्या बचेगा? एक सेकेंडरी रेडिकल। यहां भी सेकेंडरी बनेगा, यहां भी सेकेंडरी बनेगा, यहां भी सेकेंडरी बनेगा। डबल बॉन्ड और ये रेडिकल क्या करते हैं? रेजोनेंस। तो यहां पर एक रेजोनेंस होगा। 1 और 4 पोजीशन आइडेंटिकल हैं बच्चों, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इधर आया, हाफ एरो बनना चाहिए था। तो लेट मी ड्रॉ दिस हाफ एरो, आधा टूट के आया। और उसकी वजह से इस कार्बन पर रेडिकल, क्योंकि इस रेडिकल का डीलोकलाइजेशन हो गया, ये थोड़ा सा घूम गया, वीक हो गया, इसीलिए ये काफी स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल सेकेंडरी रेडिकल। इस लोकेशन को क्या नाम दूं? एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड्स कराते वक्त मैंने कहा था वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका पड़ोसी जो sp3 हाइब्रिडाइज था, उस लोकेशन को, पड़ोसी लोकेशन को कहते हैं एलाइलिक। अगर उस पर हेलोजन लगाओगे तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो उस लोकेशन को अगले चैप्टर में बोल देंगे एलाइलिक अल्कोहल। अब बोलूंगी एलाइलिक फ्री रेडिकल। दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज एलाइलिक। तो क्वेश्चन करते वक्त अगर आप अपने आप को ये बार बार याद दिलाते रहें, ये लोकेशन है विनाइलिक, ये लोकेशन है एलाइलिक, ये लोकेशन भी है एलाइलिक। तो पड़ोसी लोकेशंस। अब अगर आप देखें 2 पर, 3 पर, 4 पर एक ही बात थी, सेकेंडरी थे। लेकिन अगर मैंने 1 और 5 पे बनाया होता, दोनों के दोनों क्या लोकेशंस थी? एलाइलिक। तो एलाइलिक लोकेशन जल्दी पकड़ी जाएगी, उसका रेट फास्ट होगा। इसीलिए यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो मेजर रेडिकल बना। यहां पर कौन लग जाएगा आके? Cl। अपनी कॉपी में खुद से बनाना, मैंने तो बहुत कुछ लिख डाला इस पे। राइट, एलाइलिक। और ये एनसीईआरटी से उठाया, एनसीईआरटी में ब्रोमिनेशन के साथ दे रखा है, मैंने बस क्लोरीनेशन के साथ दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कह सकती हूँ। तो कल को अगर बोर्ड के या सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स में कहीं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो फैलना मत कि एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं है। उन्होंने हेडिंग की जरूरत ही नहीं समझी और क्वेश्चन में डाल दिया। तो क्या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसी और तरीके से भी हो सकता है? तो पहले तो मेरे को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन समझना था, क्या किसी और तरीके से भी हो सकता है? यस, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, NBS, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कोई HNO नहीं चाहिए अब इसको। इसका काम ही एक है, सिर्फ इसकी लाइफ में एक ही काम है, एलाइलिक पोजीशन वाले H को हटा के ब्रोमीन दे आओ, बस। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड जो है उसका काम क्या है बच्चों? एलाइलिक लोकेशन। तो एलाइलिक लोकेशन ढूंढने जिसको आएगी वही कर सकता है ये। तो जहां भी NBS देखेंगे यहां पे क्या लगाना होगा? Br, Cl नहीं, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड नहीं होता, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। आ गया सबके पास? एक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने वाला। थोड़ी देर पहले आज की क्लास के स्टार्ट में ऐसा ही मिलता जुलता एक रिएजेंट आया था, उसका नाम क्या था? थायोनिल क्लोराइड SOCl2। बड़ा कंफ्यूज होते हैं हम इसमें। और अब क्या आ गया?
SO2Cl2, that is not thionyl chloride, that is सल्फ्यूराइल क्लोराइड। वो बेस्ट मेथड्स में आता था। सल्फ्यूराइल क्लोराइड अगर दोगे उसकी भी एक ही इंटेंशन होती है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चेक, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के 3 तरीके हैं। एक तो आप हेलोजन के साथ हीट या HNU कर दो, वो तो है ही, लेकिन अगर आपको हेलोजन नहीं देनी, हीट नहीं देना, HNU नहीं देना, तो आप NBS भी दे सकते हो, आप SO2Cl2 भी दे सकते हो, एक क्लोरीनेशन के लिए, एक ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन तो वैसे ही पता है थोड़ा दिक्कत वाला मामला है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। तो जब एक रिएक्शन खत्म हो गया तो मेरे को वहीं पे नया रिएक्शन तो अभी शुरू करने का फायदा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो क्या आप सबको अब पॉइंटर सुनिए, आज क्या किया मेजरली, शिफ्ट्स वगैरह करी, वो तो चलो +1 का था। हमने एक मेथड किया एल्केन से कैसे बनाया जा सकता है एल्काइल हैलाइड। उसमें पहले हमने बात करी मैकेनिज्म की, फ्री रेडिकल के थ्रू। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। फिर बात आई उसके अंदर इथेन क्यों बन रहा है, मीथेन जबकि मैंने ले रखा है मीथेन के हेलोजिनेशन में। देन कम्स बुलेट्स, फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट किसमें होगा, F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। आप ब्रोमिनेशन देखोगे तो हाईली सिलेक्टिव, क्लोरीनेशन देखोगे नॉट सो हाईली सिलेक्टिव। आयोडीनेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आना पड़ेगा साथ। और जब हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का कंपैरिजन हमने किया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब प्राइमरी और टर्शरी में कंपैरिजन होगा आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं लाओगे, लेकिन अगर सेकेंडरी बीच में आ गया तो आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर लाएंगे। और सारे प्राइमरी एक खाते में डालने की ज़रूरत नहीं है, जिस प्राइमरी का एटमॉस्फेयर सेम है आप उसी को एक खाते में डालोगे। उसके बाद हम आ गए थे इस जगह पर कि विच इज़ मेजर प्रोडक्ट। अगर सेकेंडरी हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, टर्शरी हाइड्रोजन बहुत, टर्शरी तो नहीं सॉरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, तो उसमें प्रेफरेंस किसकी होगी, एलाइल की। और उसके बाद जब करते करते एलाइल आया तो मुझे क्या लेना पड़ा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने मेजरली किया। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी थी आज के लेक्चर में जो +1 में नहीं थी तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी फैक्टर और ये 2 रिएक्शन। आज आप नोट्स कॉपी चेक कर लेना, कुछ नहीं था। तो आज की क्लास को गलती से भी 12th के खाते में नहीं डालेंगे, सारी 11 चल रही थी। पूरा एक रिएक्शन इतनी डेप्थ से करा के रिवाइज भी कर लीजिए,